नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालमुकुंद स्टील फैक्ट्री में क्रेन चालक की मौत, परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लगाया आरोप, प्रशासन से की जांच की मांग। अवैध रूप से बालू उठाव पर प्रशासनिक कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर जब्त, बालू माफियाओं में हड़कंप। उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में हुई जल मिशन के तहत कार्यशाला। जल सहिया व ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने की उपायुक्त ने कही बात। लोक जनशक्ति पार्टी ने मनाया 20वां स्थापना दिवस। पार्टी संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन के स्वरूप में निकाली गई अंतिम प्रभात फेरी, समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। चतरों स्थित बालमुकुंद स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार की देर रात 46 वर्षीय क्रेन चालक की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई ने कहा कि चालक की मौत फैक्ट्री के अंदर हुई है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन मामले को सड़क हादसे में तब्दील कर रहा है। उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की। गिरिडीह के औद्योगिक इलाके चतरों की बालमुकुंद स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार की देर रात एक क्रेन चालक 46 वर्षीय राजेश कुमार राम की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। बताया जा रहा है कि क्रेन चालक की मौत फैक्ट्री के भीतर हुई है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक मामले को सड़क हादसे में तब्दील करने के प्रयास में है। घटना के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ही शव को लेकर अस्पताल पहुंची थी। इधर मृतक के भाई राकेश आर्या ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन साजिश कर ऐसा कर रहा है। इस बीच भाजपा नेता दिनेश यादव, पूर्व भाजपा नेता मनोज साहू, माले नेता राजेश सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान माले नेता ने क्रेन चालक राजेश राम के मौत के मामले में पुलिस से जांच की मांग की है। मृतक के भाई के अनुसार फैक्ट्री के भीतर मौत की घटना हुई। घटना के बाद मामले को सड़क हादसे में तब्दील करने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन ने शव को गिरिडीह धनबाद रोड में रखवा दिया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी, लिहाजा परिजनों का शक का आधार भी यही बन रहा है। इधर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि लगातार गिरिडीह में फैक्ट्री के प्रबंधकों के द्वारा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकत हमेशा देखने को मिल रही है। इसलिए उन्होंने जिले के तमाम नेताओं एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से मांग की है कि फैक्ट्री मालिकों के साथ एक वार्ता कर मजदूरों के हित में काम करें, अन्यथा इस प्रकार की स्थिति आने वाले समय में काफी भयावह हो जाएगी। जिस राम जी हैं जो शहर के हैं, उनकी मौत हो गई है। अब फैक्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना उनका EPF काटता है, ना इंश्योरेंस करता है। मतलब अपने तरीके से काम करिए जाइए, और इस बीच में जहाँ कुछ भी होगा उसका हेडेक नहीं है। बालमुकुंद को ये पता नहीं है, उसके स्टाफ को, उसके मैनेजर को, कि उसका स्टाफ मर गया। अभी फ़ोन करके बोला हमको पता नहीं। वैसे को गिरिडीह के रोड पर पोल में पकड़ के बांध देना चाहिए। प्रशासन यहाँ ढीला है, प्रशासन का डर नहीं है, जनप्रतिनिधि भी उस पर जोर शोर नहीं लगाते हैं, जिसके कारण ये हाल होता है। लाश यहाँ पड़ा हुआ, वो कहता है रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ। तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारे फैक्ट्री में था कि नहीं था, और अगर फैक्ट्री में था तो वो तुम्हारा दोष है, तुम्हारा दोष है। आज सदर हॉस्पिटल में 5 घंटा से उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और नया ये कर रहा है। अवैध बालू तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई बालू घाटों पर शनिवार को बालू लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के अलग अलग बालू घाटों से बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासनिक टीम के द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घराटाड़ रेलवे पुल के समीप से अवैध बालू उठाव कर रहे 5 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। मौके पर SDO प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद, SDPO अनिल सिंह, DMO सतीश नायक के साथ काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। इस बाबत SDPO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में यह कार्रवाई की गई है।
लगातार यह सूचना मिल रही थी कि बनखंजो, शास्त्री नगर, अर्गा घाट, गरहटाण, दुखिया महादेव समेत घाटों से बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी की जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अनुसार एक बालू की छापेमारी तो टीम बनाई गई है, जिसमें एसडीओ मैम नेतृत्व कर रही है। उनके साथ एक प्रशिक्षु IAS हैं और मैं हूं और थाने के मुफस्सिल थाना के लोग हैं और हमारा जो QRT टीम है, हम सभी मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। और आज गहराटाण में हम लोगों ने अभियान चलाया। वहाँ से 5 ट्रैक्टर हम लोगों ने जब्त किया बालू के सदरंगे नदी से। उन पर कार्रवाई की जा रही है और अभी तक जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ लोगों को, ये बालू का चोरी करना बंद करें। ये राजस्व की चोरी है जिससे सरकार को घाटा होती है, तो इसका इंतज़ार करें और आगे उनको बालू का दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी गलत काम नहीं करें। गलत काम करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में 1 दिवसीय जल जीवन उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जल जीवन मिशन के तहत जिले के हर घर नल की लक्ष्य पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो भी योजना ग्राम स्तर पर बनाई जानी है, सभी कार्य योजनाओं में जल सहिया व ग्रामीणों की सहभागिता होनी जरूरी है। कार्यशाला में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2 एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह सदर अस्पताल में पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की। मौके पर बताया गया कि यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। सदर अस्पताल परिसर में पुरुष नसबंदी अभियान के तहत शनिवार को इसकी शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की, जो 15 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए 150 पुरुष नसबंदी 15 दिनों के अंदर करने का लक्ष्य है। शुरू है 4 तारीख तक चलेगा। पहला 1 हफ्ता हम लोग ने IC किया था, जानकारी लोग के बीच में किया था और आज से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं पुरुष नसबंदी का। सारे प्रखंड में NSB सर्जन है नॉन स्काल्पेल वेसेक्टोमी करने के लिए और लोग से अनुरोध होगा कि वो ये लाभार्थी आए और इसका भरपूर उपयोग करें इस सेवा का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में कल पता लगा है जो नॉन स्काल्पेल वेसेक्टोमी के सर्जन कम है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तकरीबन हर प्रखंड में सदर अस्पताल में सर्जन उपलब्ध है और औजार भी उपलब्ध है। तो अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से लोग इसका लाभ उठाएं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रभात फेरी का समापन शनिवार को हुआ। शनिवार को अंतिम प्रभात फेरी नगर कीर्तन के स्वरूप में निकाली गई। मौके पर काफी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती के मौके पर गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला से 5 दिनों से रोजाना 5 बजे निकाली जा रही प्रभात फेरी का आज समापन हो गया। शनिवार को निकाली गई प्रभात फेरी शोभा यात्रा की तरह निकाली गई। प्रभात फेरी बड़गंडा चौक, मधुबन वेजिस, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, स्टेशन रोड होते हुए मुख्य गुरुद्वारा पहुंची। पूरे रास्ते समाज की महिलाओं के द्वारा सबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान सेवक गुणवंत सिंह सलूजा ने बताया कि इस बार भव्य रूप से गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। इस बार गुरु नानक देव जी की जयंती के 1 दिन पहले निकलने वाली शोभा यात्रा कोरोना के कारण नहीं निकाली गई, लेकिन अंतिम प्रभात फेरी नगर कीर्तन के स्वरूप में निकाली गई। 29 नवंबर को गुरुद्वारा में भव्य कीर्तन, दरबार और लंगर का आयोजन किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां वर्ष जन्म प्रकाश उत्सव जो गिरिडीह की संगत ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है, उसके लिए सिख संगत की ओर से पूरी गिरिडीह के निवासियों को बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया था कि मानस की जात एके पहचानबो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उस प्रभु की संतान हैं जिसको लोग अपने दिल में बसा के रखते हैं। आज के संदर्भ में मैं इतना ही इनके प्रकाश उत्सव में कहना चाहूँगा कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान बनना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम सबों को इंसान बनना जरूरी है। इसी शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। मौके पर समर्पित भाव से काम करने का निर्णय लिया गया। 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक जिला लोक जनशक्ति पार्टी गिरिडीह के तत्वाधान में स्थानीय चित्रांश भवन में संपन्न हुआ। सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद पार्टी का शपथ पत्र अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सुनाया गया और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से काम करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी 20 साल में पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना संगठन खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान 50 साल के संसदीय जीवन में जो काम किए हैं वैसा तो ना कोई किया है और ना ही कर पाएगा। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, प्रधान महासचिव कमलेश शर्मा, जिला अध्यक्ष युवा सूरज कुमार पांडे, नगर अध्यक्ष अमित कुमार चंद्रवंशी, महिला जिला अध्यक्ष आरती सिंह, जिला महासचिव रंजीत कुमार सिंह, आईटी सेल अध्यक्ष पीयूष सागर, जिला सचिव विक्रम कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। आज लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस समारोह है। पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी आज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किए। पूरे कोविड पीरियड में जिस तरह से गरीबों, दलितों, पिछड़ों और भारत की जनता के लिए उन्होंने राशन उपलब्ध कराया, आज भी लोग याद कर रहे हैं। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा विस्तार कर रहे हैं और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो व्यापक सफलता पाई है, 25 लाख वोट लाकर काफ़ी दल हम लोगों से पीछे रह गए, लगभग 6% वोट आया। आगे हम लोग श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करेंगे, पूरे देश में मजबूत करेंगे, बिहार में मजबूत करेंगे, झारखंड में मजबूत करेंगे। 20वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री राजकुमार राज जी के नेतृत्व में और हम लोग अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धा सुमन हम लोग अभी अर्पित किए हैं और हम लोग पार्टी को झारखंड में जितना हम लोग से मजबूत बनाना है और बिहार में, झारखंड में सभी जगह मजबूत करना। ये शपथ पत्र हम लोग इसलिए लिए हैं कि हमारे युवा पीढ़ी श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व को लेके जो हमारे विधायक रामविलास पासवान जी जिन्होंने जैसा काम किया है उनकी हर एक काम को आगे बढ़ाने के लिए हम इसके पीछे, अपने पार्टी के पीछे उनके मार्गदर्शन को लगे रहेंगे। बीते 23 नवंबर को जमुआ के पोवी में कालाबाजारी के लिए बेचे जा रहे चावल को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर प्रशासन पदाधिकारी को सौंपने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर शनिवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आसू पार्टी के बैनर तले ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू किया।
साथ ही जमुआ में मार्च भी निकाला। बीते 23 तारीख को जमुआ प्रखंड के पंचायत पोबी के डीलर अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा कालाबाजारी के लिए बेचे गए चावल ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर प्रशासनिक पदाधिकारियों को सौंपे गए थे। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उसी रात पिकअप वाहन को छोड़ दिया गया था। इसी को लेकर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर यादव के नेतृत्व में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आजसू पार्टी के बैनर तले ग्रामीणों के साथ उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। अनशन से पहले जमुआ बाजार में मार्च भी निकाला गया। मौके पर गौतम सागर राणा, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जावेद, प्रखंड सचिव मंजूर अंसारी, सरिता देवी, रविता देवी, उर्मिला देवी, राजेश यादव, लखनलाल यादव, शांति देवी, क्रांति देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। आजसू पार्टी के बैनर तले ग्राम पोवी के ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रखंड कार्यालय जमुआ में शुरू किया गया। ज्ञात हो कि दिनांक 23/11/2020 को ग्राम पोवी के डीलर अनिल कुमार सिन्हा के यहाँ से एक पिकअप वैन में 52 पैकेट चावल जो सरकारी अनाज था गरीबों के लिए गया था वितरण के लिए, उसको लोड करके कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों को इस बात का जब भनक लगा तो मुझे फोन किया गया और मेरे नेतृत्व में वहाँ के तमाम जागरूक ग्रामीण मिल करके उस गाड़ी को ओवरटेक किए और उसको पकड़े। ड्राइवर से पूछा गया तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि राशन जो है सो अनिल सिन्हा के घर से हम ले जा रहे हैं। बाद में जब हम लोग यहाँ के उपायुक्त महोदय को, यहाँ को ये एसपी साहब को, बीडीओ साहब को, अंचल अधिकारी को, यहाँ के एमओ को सूचना दिया गया तो सूचना देने के बाद एमओ नहीं रहने के कारण एजीएम को भेजा गया। थाना से 2 पदाधिकारी गए और उस गाड़ी को सीज किया गया। वहाँ के ग्रामीणों को और मुझे एजीएम रजनीश कुमार द्वारा एक लिखित दिया गया कि 52 पैकेट चावल गाड़ी में लोड है और इसको कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा है, जिसे मैं थाना को सुपुर्द कर रहा हूँ। वो लिखित मेरे पास है। उसके बाद यहाँ का जो अभी वर्तमान में जो एमओ है शिव कुमार राम, इन्होंने पूरा बचाने का काम किया। 12 बजे दिन गाड़ी थाना जाती है और 1 बजे रात तक थाना में एफआईआर नहीं होता है। उस डीलर को बचाने के लिए एक रसीद दिखाया जाता है और वह रसीद राइस मिल हजारीबाग का रहता है और एक कच्चा रसीद के आधार पर एक मोटा रकम और हाई प्रोफाइल पैरवी के द्वारा एक मोटा रकम लेते हुए उस गाड़ी को 2 बजे रात थाना से रिलीज कर दिया जाता है। यह काफी आक्रोश है पूरे जमपोवी के ग्रामीणों के। आज जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी या एमओ पर एफआईआर नहीं होता है, इनको बर्खास्त किया जाए और वो गाड़ी चालक और वो डीलर पर एफआईआर नहीं होता है, तब तक हमारा आमरण अनशन जो है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रहेगा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बीपीओ महमूद आलम व जीएसएलपीएस के जिला समन्वयक रवि कुमार के नेतृत्व में मनरेगा कर्मी जौहर योजना से जुड़े लोगों की बैठक हुई। बैठक में दीदी किचन बाड़ी योजना में लगभग 2000 लाभुकों को जोड़ने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। तीसरी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बीपीओ महमूद आलम व जीएसएलपीएस के जिला समन्वयक रवि कुमार के नेतृत्व में मनरेगा कर्मी जौहर योजना से जुड़े लोगों के बीच बैठक की गई। बैठक में दीदी किचन बाड़ी योजना में लगभग 2000 लाभुकों को जोड़ने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में श्री कुमार ने कहा कि प्रखंड में मनरेगा मजदूर व समूह के लोगों के परिवार को पौष्टिक आहार व साग सब्जी मिल सके, इसके लिए किचन बाड़ी योजना के तहत सरकार से राशि मिलनी है, जिससे अब 2 से 4 डिसमिल जमीन पर किचन बाड़ी के तहत साग, हरे भरे सब्जी जैसे कद्दू, भिंडी खेती कर अपने परिवार व खुद खाने के साथ बाजार में बेचकर आमदनी कर सकते हैं, जिसके लाभ के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। हम लोग का तीसरी से 2000 का टारगेट है और इसमें लाभों का 1 डिसमिल से 5 डिसमिल का ज़मीन चयन करके देना है, जो हम लगभग अभी दे चुके हैं। और जिसका जॉब कार्ड नहीं है उसका हम लोग आधार कार्ड और पासबुक का जेरॉक्स और उसके साथ 2 फोटो हम लोग दे रहे हैं, ताकि उसका जॉब कार्ड बन जाए और उसका नाम दीदी बाड़ी में चढ़ जाए और सबको ये योजना का लाभ मिल जाए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।